अच्छा, एक पोल्ट्री में ना सबसे बड़ा साइलेंट किलर जो है लोगों को जिसका नज़र नहीं आता समटाइम्स ये होता है, जैसे बायो सिक्योरिटी में ही ये चीज़ें आएंगी। अब उसमें होता है मेरे पास भी ये चीज़ है, इसी वजह से मैंने नोट किया ये चीज़। नीचे से चूहा आता है, चूहा गटर में भी जाता है, चूहा हर जगह पे जाता है, तो चूहा इतनी बीमारी आपके शेड में लेके आता है कि आपकी सोच है। इवन के चूहे का जो यूरिन होता है वो अगर इंसान के अंदर चला जाए, इंजेस्ट कर ले किसी भी तरीके से, तो इंसान मर जाता है। इतना गंदा टॉक्सिन होता है चूहे के अंदर। ये तो फिर बेचारे चिकन्स हैं। बिल्कुल चिकन्स है ये। और चूहा कई दफ़ा पड़ जाता है, सिरामा की मुर्गी को चूहा पड़ गया था हमारी को, उसकी टांग पे चक्की काट गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गई है फीमेल। उसको एंटीबायोटिक्स लगे हैं काफ़ी किस्म के, तब जाके वो बची है। मतलब उसका लंबा कोर्स चला है, तब उसका इन्फेक्शन क्लियर हुआ है। और सेकंड ये है कि समटाइम्स कुरेज़ा में लोगों का मसला आता है। अगर तो आप कुरेज़ा फर्स्ट टाइम पे देख लेते हैं, लेट्स सपोज माइल्ड सा कुरेज़ा, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। उसमें काली मिर्च और लहसुन से क्लियर हो जाता है। काली मिर्च ये है कि 4-5 काली मिर्च के दाने ले लें, वो नीचे उतार दें, चोंच में डालें, खुद ही खा जाता है। और लहसुन की एक तुरी दे दें, 3 से 4 दिन ये काम करें, आपको कुरेज़ा में इफेक्ट नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा और कुरेज़ा बढ़ चुका है तो तब एंटीबायोटिक ज़रूरी हो जाते हैं। अगर कुरेज़ा ही है तो लिंकोस्पायरा, लिंकोमाइसिन और स्पायरामाइसिन के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बनस्बत जेंटाकॉम्बिसोन के अच्छा इफेक्ट है उसका भी, नो डाउट, लेकिन जेंटाकॉम्बिसोन के अंदर डेक्सामेथासोन है, तो स्टीरॉइड से बचना चाहिए। क्योंकि मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि स्टीरॉइड इज़ ए लास्ट बुलेट टू फायर। स्टीरॉइड पे आप तब जाएँ जब आपके पास कोई चारा नहीं है। हमेशा माइल्ड एंटीबायोटिक से शुरू करें, तब ऊपर की तरफ जाएँ। सबसे पहला स्टेप काली मिर्च और लहसुन। नहीं कवर हो रहा, क्वांटामाइसिन का कैप्सूल। अगर उससे कवर नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पे उसके ज़ाहिरी बात है अगर डबल मसला हो गया, उसके पोटे में भी प्रॉब्लम है, हजम नहीं कर पा रहा, तो फिर इंजेक्शन एक हल रह जाता है। उस टाइम पे आप लिंकोस्पायरा इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा माइल्ड, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर टाइलोपेन की तरफ जाएँ। और एक और जो मज़े का गुर है वो ये रतूबत सारी ख़त्म करने के लिए लाल मिर्च जो होती है ना, बेर वाली, ये मुझे किसी भाई ने बताया था, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, बड़ा तजर्बा है उनका। लाल मिर्च को रात को पानी में डिप करके रख दें, सुबह टाइम उठे और मुर्गे को खिला दें। वो उसके अंदर से जितना ये नज़ला ज़ुकाम रेशा होगा ना, वो सारा का सारा उसके पोटे की तरीके से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इंडोनेशिया से अयाम सिमानी भी हमारी आ रही है, लेकिन इससे पहले लोगों के पास ना यहाँ पे ज़्यादातर पड़े हुए हैं यूरोपियन। उसमें ये होता है कि यूरोप में जब अयाम सिमानी गई थी तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, जो इसकी हिस्ट्री है। तो उसमें ये हो रहा था कि उन्होंने वहाँ पे उसको मिक्स किया था। बेसिकली अयाम सिमानी नहीं है, वो स्वाट हाना के साथ मिक्स है, जो हमारे पास यहाँ पे देखी जाती है, और लोग उसको बस पागलों की तरह खरीदते जा रहे हैं। आपके सामने है उसकी क्वालिटी भी, उसकी ज़बान का एक तो आपको नज़र आएगा कि ग्रे होती है, कईयों की तो रेड ही है, कईयों की कलगी रेड हो जाती है कुछ अरसे के बाद, कईयों के नीचे जो वेंट एरिया है वो रेड नहीं है। ठीक है, तो ये, और ख़ास तौर पे अयाम सिमानी के अंदर शाइन होती है बहुत ज़्यादा, जो यूरोप से आ रहा होता है। अयाम सिमानी मैट है, गंदा कलर है, मैट कलर है। जब इंशाल्लाह हमारी इंडोनेशिया से आएगी तो उस टाइम हम आपको उसका मूवी खोल के दिखाएंगे और पूरी बॉडी के फीचर्स दिखाएंगे कि अयाम सिमानी बेसिकली ओरिजिनल होती क्या चीज़ है। इंशाल्लाह जब आएगी तब एलेबोरेट करेंगे कि वो क्या चीज़ है, और आप खुद फैसला कीजिएगा, आपके व्यूवर्स खुद फैसला कर लेंगे कि एक तरफ यूरोपियन ब्रीड है और एक तरफ जो ओरिजिनेशन जहाँ से हुई है वहाँ की ब्रीड है। दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा आपको। सर, इस्लामाबाद का पक्का शहर और कच्चा शेड, ये कम्बिनेशन कैसा है? पक्का शहर की तो चलें आपको पता है कि कैपिटल है, ये ज़रूरत है यहाँ की, और कच्चा शेड इसलिए कि ये बर्ड्स की ज़रूरत है। क्योंकि अभी ये देखें, इस मिट्टी की वजह से ना, हमारे यहाँ पे जो हमने मिट्टी की हुई है, इसकी वजह से बाहर भी और अंदर भी, हालांकि ये ना धूप का बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है इस जगह पे, खुला फार्म है, तो हमारे माशाल्लाह कोचीन ने गर्मियों में मुँह नहीं खोला इस दफ़ा। कभी पैरट बीग, लॉन्ग टेल असील की बड़ी शिपमेंट, कभी अयाम सिमानी की इंडोनेशिया से बड़ी शिपमेंट, कहाँ जाते हैं आपके बर्ड्स? देखिए, यूजुअली मैं शिपमेंट जो करता हूँ उसमें से 50% तो मेरा अपना इरादा होता है रखने का। जैसे लास्ट टाइम हमारे 30 बर्ड्स आए थे तो हमने 12 अपने पास रखे थे और 18 बर्ड्स दिए थे हमने, और वो प्री बुक्ड थे। और दूसरा अभी जो शिपमेंट अयाम सिमानी का आ रहा है वो भी हमारा पूरा का पूरा शिपमेंट एक ही भाई ने लिया है हमसे। अच्छा। लाहौर के भाई हैं, राना मौज़म नाम है उनका, उन्हीं के पास हमारे सारे बर्ड्स वो जा रहे हैं। क्या रिकमेंडेशंस हैं कि रिंग बर्ड की तरफ जाया जाए, इंपोर्ट की तरफ जाया जाए, या फिर F1 जो चिक्स हैं उन पे काम किया जाए? देखिए, पहली जो मिसकंसेप्शन सबसे बड़ी ये है कि रिंग बर्ड होना ज़मानत नहीं होता कि क्वालिटी बर्ड है। ठीक है, तो रिंग बर्ड जैसे यूरोप से, अब यूरोपियंस को एक रिंग मिल जाता है, वो घटिया को, अच्छे को, सबको डाल देते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे ये लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि रिंग बर्ड है तो बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि मेरे पास शामूज की 1-2 फीमेल हैं जिनको रिंग नहीं है,
लेकिन मेरे अभी 1 साल के इस कैरियर में मैंने बहुत चूज़े बेचे हैं शामू के, लेकिन किसी बंदे ने उन 2 फीमेलों पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि वो 2 फीमेलें जो है वो उसको रिंग क्यों नहीं है। अच्छा। तो ये है कि रिंग बर्ड कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ क्वालिटी देखें। अगर क्वालिटी आपको F1 में भी मिल रही है ना, और समटाइम्स ये होता है कि जैसे पैरट बी की मैं बात करूं तो जैसा मेल है जैसी फीमेल है, एक्सट्रीम क्वालिटी है दोनों, अगर उसकी लाइनेज अच्छी नहीं होगी चूज़ा अच्छा नहीं आएगा। सर बहुत सीनियर फार्मर है, रैबिट फार्मिंग में बड़े सीनियर हैं और रैबिट फार्मिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फैंसी चिकन फार्मिंग में कब से हैं और इसमें क्या खोया और क्या पाया? देखिए, हमें गर्मियाँ पहली हैं, ये वाली गर्मियाँ हमने निकाल ली हैं, सर्दियाँ हमने पिछली निकाली हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 साल ऑलमोस्ट हमें हो गया। बहुत लंबा चौड़ा तजर्बा तो नहीं है, लेकिन इसमें हमने ये है कि मार बहुत खाई है। मार खाने की वजह से ये है कि इंसान बहुत जल्दी सीख जाता है। तो हमने शुरू में लॉस किया था, तकरीबन 20-25 लाख की हमारी इंपोर्ट थी जो फर्स्ट थी। खुद तो नहीं की थी, किसी से हमने परचेज़ किए थे, एक ही बंदे से सारे के सारे। लेकिन उसमें ये हो गया कि हमसे मैनेज नहीं हो पाया, हमने बायो सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा। जैसे रैबिट क्या है कि आ रहा है बंदा, ठीक है आओ जी देखो। अब मेरे पास कोचिन उस टाइम आए थे जो सम ऑफ द रेयरेस्ट कलर थे पाकिस्तान में उस टाइम पे, जैसे ब्लू मोटल्ड कोचिन नहीं था पाकिस्तान में पहले, तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आए, उनके साथ कुछ बीमारियां आई और मेरे तकरीबन 50% बर्ड मर गए थे। उसके बाद सबक लिया, तब से बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखा हुआ हमने। अब यह है कि जब से बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखा तब से मेजर लॉस नहीं हुआ। इवन के इस्लामाबाद में पिछले दिनों बीमारी आई थी, इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में थोड़ी सी आई थी, हर जगह पे प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन हमारे पास नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन फार्मिंग से कमाई करने के तरीके कौन कौन से हैं? देखें, कुछ लोग ट्रेड करते हैं, जैसे काफ़ी सारे बड़े इंपोर्टर्स ने मंगवाया, सेल कर दिया, और जो बच गया उनको ब्रीडिंग पे लगा लिया। तो उनसे मेरे जो बात होती रहती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं रिमार्क्स दे रहा हूँ वो सबके रिमार्क्स हों जी, तो बेहतर ही होता है कि आप अपनी चीज़ों को किसी से कंपेयर कर लें। तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जिस राना मौज़म है, उसके अलावा दानिश आरिफ है, काफ़ी सबसे रब्ता है। जब से पैरट बिग आया तब से तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर फार्मर से रब्ता है। तो उनसे भी जो बात हुई तो वो ये कहते हैं कि ट्रेड की बनिस्बत जो ब्रीडिंग है हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी जो आयाम सिमानी आ रहा है उसमें से वो 50-60% ब्रीड पे लगा रहे हैं, और नेक्स्ट शिपमेंट जो आ रहा है उसको मैं ब्रीड पे लगा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि मेरा शिपमेंट इंडिया से फंसा हुआ है एक पैरट बी का। अल्हम्दुलिल्लाह 16 पीस हमारे पास फिर आ रहे हैं, और वो ऐसे आ रहे हैं कि जो इंडियन में भी इंडिया लोगों को नसीब नहीं होते। एंड यूज़ क्या निकलेगा सर? लोग कहते हैं कि मुर्गी का एंड यूज़ क्या है? चिकन फार्मिंग का कितना मतलब स्कोप है पाकिस्तान में? कब तक ये चिकन फार्मिंग शो के लिए लोग रखे जाएंगे? यह एक वक्त तो नहीं है कि जिस तरह ब्लैक अस्लोप कम थी आज मैं तो इनके रेट्स कम हुए, क्या फैंसी चिकन फार्मिंग में इस तरह का खदशा है? बिल्कुल, जो देखिए हमेशा ना ये चीज़ें चलती हैं ट्रेंड पे। ठीक, तो जैसे अभी आप ऑस्ट्रेलॉप की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग आपको ये भी रिमार्क्स देंगे कि जी उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, उनका काम अच्छा चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे हम लुट गए, बर्बाद हो गए, इतने का लिया था अब इतने का बिकता है, हम फारिग हो गए। तो ये सारी आपके अपने कैलिबर के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप एक चीज़ को किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। जैसे शौक का काम कभी नहीं ख़त्म होता। मैं फैंसी पोल्ट्री को पिछले कोई 5-7 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे इसका डाउनफॉल नहीं नज़र आया फैंसी का। शौकीन बंदे ज़्यादा बनते हैं, शौक ख़त्म नहीं होता किसी का। हाँ, जो कमर्शियल बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की एक हाइप क्रिएट की, आजकल लाइट सूजेक्स की बड़ी हाइप क्रिएट हुई है ऐसे ही। लेकिन आप इसमें डाउनफॉल ज़रूर देखें क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल वैल्यू, उसकी वैल्यू को आर्टिफिशियली ऊपर लेके गए हैं लोग। ज़ाहिर बात है नॉर्मल मीन वैल्यू पे अपनी आना ही आना है, लेकिन फैंसी का ये सीन ही, हाँ शामू में थोड़ा आपको नजर आएगा। अभी आजकल 10-12 हज़ार रुपये का चूज़ा बिक रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम हो जाएगा। उसकी रीज़न ये कि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं होने वाला। फैंसी चिकन फार्मिंग की सिलेक्शन कैसे की जाए? मतलब याम सिमानी करूं, लाइट सुसेक्स करूं, हैवी कुचीन करूं, ब्राह्मा करूं या शामो, मतलब बेशुमार फैंसी ब्रीड्स हैं, किस पे काम किया जाए? पाकिस्तान में कोई भी ऐसा फार्मर नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास सारी ब्रीड्स हैं, ठीक, लेकिन सबकी बिकती है ऐसे ही। कोई भी बंदा, एक फार्मर एक जगह पे कोई बंदा बता दे उसके पास हर चीज़ है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको देखना ही है कि ट्रेंड किस चीज़ का है, आप उस ट्रेंड को फॉलो करें। लेकिन जब आपको नजर आए कि इस ट्रेंड का डाउनफॉल हो रहा है तो आप किसी और चीज़ में मूव कर जाएं। अभी आपने बात की अयाम सिमानी का जिक्र किया, ब्लैक टंग में अयाम सिमानी का पाकिस्तान में बहुत अच्छा इस टाइम पे स्कोप चल रहा है। अभी आए नहीं है और प्री बुक्ड है ऐसे ही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में एक इसका बूम चलेगा, 2-3 साल 4 साल 5 साल अच्छा चलेगा, फिर इसकी मीन वैल्यू पे आ जाएगा कि जो वैल्यू इसकी होनी चाहिए, तब हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। सर, फैंसी चिकन फार्मिंग को एज अ बिजनेस करने के लिए कोई छोटा बंदा छोटे पैमाने पे करना चाहे तो मतलब क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, कितने से आगाज करे, कितनी इन्वेस्टमेंट लगाए और फिर रिटर्न की कितनी उम्मीद रखे?
देखिए फैंसी में ना ये सीन है कि हर बिजनेस में ही, मेरे ख्याल में रैबिट्स में भी आप ये मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं आपको यही कहता था कि आप सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को देखें कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप 1 लाख का बजट रखते हैं, ठीक। तो मेरे हिसाब से 50,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक। और इसमें यह है कि आप अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं ब्रीडर, तो आप ब्रीडर से काम शुरू कर लें, लेकिन यह है कि बशर्तिये ये कि उसको आपको रखने का तजर्बा होना चाहिए। ब्रीडर मारता भी फिर ज़्यादा है, मारता भी है और ब्रीडर देता भी है, मार देता है। बताइएगा, लोग पोल्ट्री फार्मिंग में फ्लॉप होते हैं, बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, मोर्टेलिटीज़ की रेशियो बड़ी है, क्या क्या गलतियां हमारे फार्मर करते हैं? सबसे बड़ी गलती बायोसिक्योरिटी है, इससे बड़ी गलती कोई भी नहीं है। वेरी नाइस। आपकी अगर बायोसिक्योरिटी टाइट है तो आप वो वायरल इन्फेक्शन जो पूरा फ्लॉक मार देते हैं ना, उससे बच जाएंगे। फिर जाहिर बात है, देखिए जानदार चीज़ है, मोर्टेलिटी आपको फेस करनी है, लेकिन उस मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि आउट ऑफ 50 एक आध बर्ड, 2 बर्ड, वो भी तब कि आपने मैनेज नहीं किया। मुर्गी मरने से पहले आपको बता देती कि मैं मर रही हूँ, मुझे बचा लो। अभी हमारी मुर्गी, मैं आपको एक क्लिप देता हूँ, वो 3 दिन पहले बैठ गई थी, हमें नहीं समझ आ रहा था इसको क्या मसला है। हमें कई दफ़ा लगता था ये कुड़क हो गई है, उठ ही नहीं रही अपनी जगह से, लेकिन उसकी टांगों में जान बिल्कुल नहीं थी, वैसे पैरालाइज थी। उसको कोई अभी माशाल्लाह अपनी टांगों पे खड़ी हुई है। बायोसिक्योरिटी की टिप्स दें सर, कैसे टाइट किया जाए? बायोसिक्योरिटी टाइट करने का ये है कि ज़्यादातर लोग ना ये तकाजा करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है मैंने शामू के चूजे लेने हैं, ठीक है। वो लेकिन ये शर्त रखता है कि मैं जब तक उसके पेरेंट्स नहीं देखूंगा ना, मैं चूजा नहीं लूंगा आपसे, ठीक है। ऐसे कस्टमर बहुत कम है मार्केट के अंदर, लेकिन है। अब उनको भी आपने डील तो करना है, किसी को आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं नहीं देता, जा भाग जा, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक ब्रीड जो है उसको हम यहाँ से उठाते हैं, हमारे पास टोकरे हैं, हम बाहर रखते हैं, उसको दिखा देते हैं, हाथ नहीं लगाने देते, दूर से मिसाल के तौर पे कम से कम 3 फुट का फासला हो, वहां से वो देखे, जो उसने देखना है, समझना है, समझ आती है ले ले, हाथ में उठाने वाली कोई तरतीब नहीं है। ज़्यादातर हम लोगों को कहते हैं कि यार अल्लाह दा वास्ता है, जब आना है अपने फार्म से तो कपड़े चेंज करके आ जाओ, कुछ नहीं होता। और यहाँ से जब जाओ तब भी अपने फार्म पे जब जाते हो कपड़े चेंज कर लो, नहा लो, कुछ भी नहीं होता। आप भी बचोगे, हम भी बचेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि जो आपकी एंट्रेंस है वहाँ पे चूना डाल दें, जूती से सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मास्क लगाएं, हाथ ना लगाने दें। सिर्फ ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो 60 to 70% आप हैंडल कर लेंगे। चलिए सर, बिजनेस प्लान दे। अगर और एक सबसे जरूरी चीज मैं बताना भूल गया, आपके शेड के अंदर ये जो चिड़ियाँ इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। जब ये आती है ना, सबसे ज्यादा अंडी ये लेके आती है आपके फार्म के ऊपर। अच्छा, 1 लाख रुपया महाना कमाने के लिए मुझे कितने फैंसी चिकन रखना पड़ेंगे? देखिए ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आयाम सिमानी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। आप अभी लेते हैं वो 60,000 रुपये का, 70,000 रुपये का आपको पीस मिलता है, ठीक है। अब बल्क में लेते हैं तो 60,000 रुपये का मिलता है। जिसने पूरा 100 पीस लिया हुआ वो जाहिर बात है आपको थोड़ा अपना मार्जिन रखेगा, तब देगा। उसने भी इतने लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट की हुई है। लेट्स सपोज आप ले लेते हैं, एक पेयर ले लेते हैं 1,40,000 रुपये का, ठीक है। तो उसका चूज़ा अभी मार्केट में 10,000 रुपये का सेल होगा, और आयाम सिमानी अच्छा लेयर है, बुरा लेयर नहीं है। शामू की मिसाल ले लें, शामू का पेड़ आपको 1.5-1 लाख तक का मिलता है, और शामू का चूज़ा आपका तकरीबन 7 से लेके 10,000 रुपये के दरमियान में डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी सेल हो जाता है 14 दिन का। अब फिजिबिलिटी इस लिहाज से आप अपनी बना लें, शामू तकरीबन 8 से 10 अंडे देता है एक झोल में, उसके बाद कड़ोक हो जाता है। क्या रिकमेंड करते हैं? कच्चा शेड है, महंगे बर्ड्स हैं, इस शेड की लंबाई चौड़ाई और आपके पास कितने बर्ड्स हैं? मेरे पास इस टाइम पे तकरीबन है 11 बर्ड्स हैं पैरट बीक के, और बाकी मेरे ख्याल में 20-25 और हैं, गिने नहीं है कभी। अच्छा। और दूसरा ये कि शेड की जो लंबाई है आई गेस 30 फुट ऐसे है ये, और 6.5 फुट ऐसे था, तो ये तकरीबन 11 फुट ऐसे है। 30 फुट बाई 11 लगाया आपने? एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, और एक वो एंड पे है, 3। और ये 2 हमने इसलिए छोड़े हुए कि यहाँ से धूप का थोड़ा इंदराज हो जाए। इस साइड से जब सूरज ढल रहा होता है, ढलता सूरज शेड में आना एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, ठीक है। अभी ये हमने कूलर लगाया हुआ है, लेकिन ये है कि सर्दियों में जो है हम इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे धूप का थोड़ा बंदोबस्त करेंगे कि अंदर आए। वैसे भी हमारी अब बर्ड्स की अच्छी रूटीन है कि बाहर आपने जगह देखी है, हमारा जो वर्कर है वो इनको खोलता है। अब ये है कि लड़ते भी नहीं है, खुले एक ही जगह पे मसला नहीं होता। सर, फ्यूचर में कौन कौन से बर्ड्स इंपोर्ट करने जा रहे हैं? शिपमेंट कौन कौन सी आ रही हैं आपकी? देखिए मैं सिर्फ वही चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ जो पाकिस्तान में बहुत कम होती हैं, ठीक, और जिनके ऊपर हाथ लोगों का कम पड़ता है। जैसे आयाम सिमानी के ऊपर, इंडोनेशियन ब्रीड के ऊपर मेरे अलावा शायद एक आध बंदे का हाथ पड़ता है, क्योंकि आयाम सिमानी की उधर से एक्सपोर्ट बंद है, और पाकिस्तान में भी MOCC ने इंडोनेशिया को बैन लिस्ट में डाला हुआ है।
जो सेटअप आपका है, जितना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा सेटअप लगा हज़ारों में जाएगा या लाखों में जाएगा, क्या मतलब अंदाजा है आपका? सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। अगर तो अच्छा सीजन चल रहा है आपके पास और बर्ड्स आपके एक्टिव हैं, लेइंग पे हैं, तो लाखों से तो ऊपर की बात है। जबरदस्त। हज़ारों में नहीं है, हज़ारों में नहीं है। इतने बड़े सेटअप लगा के भी अगर हज़ारों में हो तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। चलें सर, एंड पे मशवरा दीजिएगा सदका जारिया समझकर। मेरा मशवरा यही है कि आप किसी की बातों में आके ना, लेट्स सपोज अगर आप मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं कि अभी आजकल मार्केट में लेट्स सपोज लाइट सूजेक्स का बड़ा ट्रेंड है, तो जिस चीज़ का हमेशा ट्रेंड होता है ना, तो उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको मीट करने के लिए लोग क्रॉस ब्रीड कराते हैं। ऐसे ही उससे बचें, सिर्फ प्योर चीज़ रखें, बिक जाती है। मेरे पास अभी तक कोई चूज़ा ऐसा नहीं है, मतलब मेरे पास 2000 से लेके ना 45,000 रुपये तक का चूज़ा है, ठीक है, 14 दिन के चूज़े की बात कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी तक ऐसा नहीं ट्रेंड हुआ कि मेरे पास को 50 चूज़े खड़े हो गए हों एक ब्रीड के। मेरे एडवांस में सेल रहते हैं, अल्लाह के मुझे इतना टाइम नहीं हुआ अभी मार्केट में। तो वो लोग जो 2-2, 3-3 साल मार्केट में गुजार चुके हैं, उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा होगा। चलिए सर, मजीद इंशाल्लाह आपकी शिपमेंट आएगी, आपसे मिलेंगे, मजीद आपसे ज़रूर इंशाल्लाह आयाम से माने की शिपमेंट आएगी, फिर आइएगा, वो देखिएगा कि वो क्या बर्ड्स आए हैं, क्योंकि हम लोग भी अभी 100% श्योर नहीं है कि क्या आता है। इसीलिए अभी जो मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर आ रहे हैं, मैं उनको पकड़ नहीं रहा, आपकी वीडियो के थ्रू सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग पैरेट बीक जो अगला मंगवा रहे हैं वो फॉर सेल नहीं है। अयाम सिमानी भी जो मेरा आ रहा है वो भी फॉर सेल नहीं है। जब वो एक बार पहुंच जाएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। ज़बरदस्त। चलिए सर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।